जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजन वर्ण। तो चलिए व्यंजन वर्ण देखिए। वे वर्ण जो अपने उच्चारण में स्वरों की सहायता लेते हैं व्यंजन मतलब स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या 33 होते हैं। अब चलिए व्यंजन वर्ण के भाग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले कहलाते स्पर्श व्यंजन। क्या स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं कि जिनके उच्चारण में जीभ का कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को टच करता है। मतलब जीभ का कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को टच करे। तो अब देख लेते हैं कि मुख के किस भाग को टच करता है। तो पहले हम मुख की संरचना देखें। तो देखिए ये हो गया नाक, ठीक है। फिर ये हो गया आगे वाला होठ, ऊपर वाला होठ, ये हो गया नीचे वाला होठ और ये ऐसे। अब देखिए ये ऊपर वाला होठ हो गया तो इसके पीछे ऊपर वाले दांत, ठीक है। फिर ये वाला वो भाग हो गया जहाँ दांत गड़े रहते हैं। फिर ये पीछे का उठा हुआ भाग हो गया और ये। अब फिर जब आप नीचे वाला देखेंगे तो देखिए ये नीचे वाला होंठ, उसके बाद ये आपकी ऐसे जीभ आती है और ये ऐसे चला जाता है। तो अब अगर आप देखें तो ये क्या हो गया होंठ, ये आपका हो गया होंठ, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, ये दांत हो गए, दंत, ठीक। अब देखिए ये जो दांत जहाँ गड़ा होता है ना उसको हम मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धा। इस स्थान को क्या बोलते हैं, मूर्धा। जहाँ दांत गड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं मूर्धा। और ये पीछे का जो उठा हुआ भाग होता है ना ये कहलाता है तालु, तालु। और ये पीछे वाला भाग जो होता है यहाँ पे होता है आपका कंठ। तो ये हो गया आपके आगे के दो होंठ, ये हो गया दंत, ये दांत जहाँ ऊपर का गड़ा रहता है उसको मूर्धा, ये पीछे का उठा हुआ भाग तालु और ये हो गया कंठ। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया मुंह के स्थान। अब यहाँ पे आप स्पर्श व्यंजन में देखिए। स्पर्श व्यंजन क्या कहता है, जिनके उच्चारण में जीभ का कोई भाग मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है। तो जैसे हो गया कंठ। और जब मैं कंठ से बोलूँ तो आप जैसे बोलिए का वर्ग वाले का, ख, ग, घ, अंगा। जब हम का बोलते हैं ना तो आवाज पीछे से आती है, मुख के पीछे से आती है, कंठ से आती है, ठीक है। तो का, ख, ग, घ, अंगा। फिर जब आप अच्छा वर्ग बोलेंगे जैसे चा, छा, जा, झा, इया। तो जब आप बोलते हैं तो बोलिए चा, 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 चा। तो जो आपका जीभ है ना वो ऊपर वाले भाग को टच करता है, जो पीछे का उठा हुआ ऊपर वाला चा, छा, जा, झा, इया। और जब आप बोलिए टा, टा, जब आप बोलेंगे टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। जब बोलते हैं ता, 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 तो जो आपकी जीभ है ना, जीभ का अगला भाग वो मूर्धा को टच करता है, जहाँ दांत गड़ा है उसके जस्ट पीछे। तो वो ता, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ठीक है। फिर जब आप दंत बोलते हैं तो आप बोलिए ता, ता, था। तो जो आपकी जीभ है वो दांत को ऊपर रख जाती है, दांत के बीच में। ता, था, दा, धा, ना। तो यह हो गया दंत। अब जब आप ऊंट है, ऊंट हो गया ऊंट। तो अब जब ऊंट से बोलते हैं तो पा बोलिए पा। तो पूरा मुंह बंद होता है, पूरे ऊंट बंद होते फिर खुलता है। पा, फा, बा, भा और मा, मा। इसमें क्या होता है, ऊंट पूरा ऊंट बंद होता है फिर खुलता है। पा, फा, बा, भा, मा। तो ये हो गया स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की अगर संख्या देखें तो सब में पांच पांच है तो 25 होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिनका उच्चारण में जीभ का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को टच करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहले तो व्यंजन का पहला भेद हो गया स्पर्श व्यंजन। अब अगला जो है हमारा अंत्यस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, इनके उच्चारण में मुख का आकार बहुत संकुचित हो जाता है और ध्वनि जो है आबाद गति से। देखिए जब स्वर पढ़े थे तो स्वर का भी जो उच्चारण हो तो उसमें ध्वनि जो है आबाद गति से। आबाद का मतलब मैंने बताया था जहाँ जहाँ आपकी जीभ मुड़ती नहीं है, हलचल तो होगी मुड़ेगी नहीं, मुड़ती नहीं तो ध्वनि रुकती नहीं है, आबाद गति से आएंगे। तो अंतः व्यंजन भी यही होते हैं, इसमें भी आपकी ध्वनि पूरी आबाद गति से निकलती है। जैसे बोलिए या, रा, ला, वाह। इसमें गति क्या है, आवाज गति। लेकिन मुख का आकार थोड़ा या छोटा थोड़ा ही खुला है। या, रा, ला, वा, वाह। मुख का आकार थोड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ये आपका हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन जो स्वर की भांति बोले जाते हैं, ठीक है। अब जब आप इसके में दो आता है, एक होता है रा। देखिए जब आप रा बोलिएगा, देखिए रा, 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 रा। देखिए जब रा बोलेंगे ना तो रा में जब जीभ है ना वो आपके ऊपर, मतलब कि तालू को टच नहीं करती, लेकिन तालू पहले तालू में जाएगी रा, फिर ऊपर से नीचे आएगी। तो नीचे इसलिए आती है क्योंकि जो ध्वनि है ना वो ध्वनि पीछे से धक्का देती है तो जीभ नीचे आती है और आगे। तो क्या होता है ना इसमें, जब रा बोलते हैं ना तो ध्वनि जो है ना वो जीभ को लुढ़का के आती है, इसलिए इसको रा को लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। लुंठित व्यंजन। रा क्या है ये आपका लुंठित व्यंजन। क्यों, क्योंकि इसमें जीभ
इसमें जो ध्वनि है वो जीभ को लुढ़काती हुई आती है, जैसे रा, रा। पहले जीभ ऊपर रहेगी, फिर ध्वनि आएगी, जीभ को लुढ़काएगी, फिर बाहर निकलेगी, तो रा, रा। तो ये आपका लुंठित व्यंजन हो गया। ओके। अब अगला होता है ये आपका ला। ला क्या है, जब आप ला बोलेंगे, देखिए जब बोलते हैं ला, 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 जब ला, तो जब ला बोलते हैं ना, तो ला में जब जो आपकी जीभ है ना, वो ऊपर पहले मूर्धा को टच करेगी, ला। अब उसके बाद हवा ध्वनि अगल बगल से निकलना शुरू होगी, ला में ध्वनि, और उसके बाद जीभ नीचे आएगी, तो ला आपका पूरा कंप्लीट होगा, ला, ला, ला। तो ये ला को ना, इसमें क्या होता है, जो ध्वनि अगल बगल से पहले निकलना है, इसलिए इसको हम लोग पार्श्व व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। तो ये आपका हो गया पहला, एक हो गया लुंठित व्यंजन, एक हो गया पार्श्व व्यंजन। तो जो रा याद रखिए, सीधे पूछेगा निम्न में से कौन सा लुंठित व्यंजन है। तो लुंठित व्यंजन जीभ क्या है, ध्वनि लुढ़का के जीभ को आती है, तो लुंठित व्यंजन। और ला क्या होता है, ध्वनि पहले से ही जो जीभ के अगल बगल से निकलती है, पार्श्व भाग से निकलने लगती है, और फिर बाद में जीभ नीचे आती है, तो आपका ला कंप्लीट होता है, तो ये हो जाता है आपका पार्श्व व्यंजन। तो दूसरा भेद हो गया अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अब तीसरा भेद देखिए, तो ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन वो होता है, जब आप इसका उच्चारण करेंगे ना, तो आप जब बोलिए और हाथ को आगे रख लीजिए, ठीक है, तो आपको गर्म हवा, जैसे शा, 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 हा। तो आप देखिए शा, 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 हा, आप करके देखिएगा। तो इसमें क्या होता है ना, गर्म हवा अंदर, ऊष्म, ऊष्म यानी गर्म हवा, तो थोड़ी सी गर्माहट महसूस। अब क्या है ना, गर्म हवा इसलिए निकलती है क्योंकि इसमें जो ध्वनि है ना, ये संघर्ष करती है निकलने के लिए जीभ के माध्यम से, शा, शा, शा। तो इसलिए इसको संघर्ष व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं, लेकिन निकलने के लिए क्या है, ध्वनि को संघर्ष करना पड़ता है, तो ऊष्म व्यंजन भी है और ये संघर्ष व्यंजन भी है, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा ध्वनि व्यंजन का भेद हो जाता है, वो हो जाता है ऊष्म व्यंजन और संघर्ष। इसके उदाहरण क्या हो जाते हैं, शाह, 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 हा। और हा को मैंने पहले ही बताया, हा क्या है, आपके वर्णमाला का अंतिम अक्षर, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है आपका संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन दो से मिलके बनेंगे, तो जो अंतिम वर्णमाला का अंतिम वर्ण हो जाएगा वो आपका हा। अब चौथा आपका भेज आता है, देखिए संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त बना ही है, जब दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनता है, उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है, जो दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनेगा उसको संयुक्त व्यंजन। जैसे जैसे इसमें आते हैं छा, त्रा, ज्ञा और शा। अब देखिए छा जो बना है ना, ये का, आधा और शा से मिलके बना है, ये हो गया छा। फिर उसके बाद त्रा, ता आधा और रा से मिलके बना है, ये हो गया त्रा। फिर ज्ञा, ज्ञा जा आधा और इया से मिलके बना है, तो ज्ञा। और जो आपका श्रा है, श्रा, ये जो आपका ये जो आपका श्रा होता है ऐसे वाला, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये जो आपका श्रा होता है, ये आपका बना है शा और आधा शाह और रा से मिलकर के बना हुआ है। तो देखिए ये क्या है, संयुक्त। देखिए ये इसीलिए ना संयुक्त व्यंजन को मूल व्यंजन नहीं कहते, क्यों, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, ये दो मूल व्यंजनों से मिलके बने हुए। तो का जो है, का और शा से, त्रा है वो जो का और रा से आधा, ठीक है। और ये जो आपका क्या है, वो जा और इया, सरा है वो आपका सा और रा से मिलके बना है, तो ये आपका कहलाता है संयुक्त व्यंजन। अब देखिए मैं जब आपको तत्सम तत्व में पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि संयुक्त व्यंजन, जहां भी संयुक्त व्यंजन आएगा वो आपका तत्सम शब्द होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा नक्षत्र, नक्षत्र, तो नक्षत्र में क्या आ रहा है, छा, तो ये आपका तत्सम शब्द, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन। अगर उसको याद रखने को, तो देखिए जैसे छा बोलते हैं तो इसकी स्पेलिंग के एस एच ए होती है, तो ये कहा का के हो गया, अर एस एच का सा। फिर त्रा बोलते हैं तो टी आर ए होती है, तो ता का रा हो गया, ता का टा हो गया, ये ता हो गया, और आ का ये, तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो चलिए आखिरी जो पांचवा भेद होता है व्यंजन का, वो होता है अनुनासिक व्यंजन। अब देखिए इसमें नासिक लिखा, नासिक मतलब होता है नाक, मतलब जिनके उच्चारण में नाक की सहायता ली जाती है वो कहलाते हैं अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन क्या है, जिनके उच्चारण में नाक की सहायता ली जाएगी, अनुनासिक। इसके ना पंचमाक्षर भी होते हैं। पंचमाक्षर इसलिए बोलते हैं कि जैसे आप बोलेंगे का, तो जो का वर्ग का पंचम अक्षर, का, खा, गा, घा, अंगा, तो जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये जो अंगा है ना, ये कहलाता है पंचमाक्षर, और यही कहलाता है अनुनासिक। फिर जब चा वर्ग आएगा तो इया आ जाएगा, जब टा वर्ग आएगा तो ड़ा आ जाएगा, जब ता वर्ग आएगा तो ये आपका ना आ जाएगा, और जब पा आएगा तो ये आपका मा आ जाएगा। तो ये जो आपका पंचमाक्षर होता है ना, ये पंचमाक्षर, हर वर्ग का पांचवा अक्षर, तो ये कहलाता है। क्यों, जब आप देखिए, जब आप बोलेंगे अंगा, इया, अड़ा,
न, म। तो इसमें क्या होता है, ध्वनि मुख के साथ नाक से भी निकलती है, इसीलिए इसको नाक की सहायता से बोला जाता है। ध्वनि नाक से निकलेगी, आप नाक में उंगली ला, इंगा, इया, अड़ा, न, म। तो ये आपके कहलाते हैं अनुनासिक, क्योंकि ये नाक की सहायता से, और ये पंचमाक्षर भी कहलाते हैं। तो ये आपका हो गया आपका व्यंजन वर्ण। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।